नमस्कार। आप सभी का न्यू उड़ान क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि न्यू उड़ान क्लासेज एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की बहुत अच्छी तैयारी करवा रहा है ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से। तो आप सभी विद्यार्थियों को अपना टारगेट, जिसने एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र सेलेक्ट कर लिया है या सेट कर लिया है कि मेरे को एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र बनना है, तो ये विद्यार्थियों को मेरा कहना यही है कि वो वैकेंसी का इंतज़ार ना करें कि वैकेंसी आएगी उसके बाद ही तैयारी करेंगे। काफ़ी बच्चों के अंदर भ्रम है कि वैकेंसी नहीं आएगी या वैकेंसी आएगी तब तैयारी करेंगे, तो उससे क्या होगा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अभी से आप कंपटीशन की तैयारी रखोगे और कंटिन्यू आप जुड़े रहोगे तो आपकी एक बहुत अच्छी तैयारी होगी और कंपटीशन बहुत अच्छा होगा। यदि आपको तैयारी करनी है अच्छी फैकल्टी के साथ में, तो न्यू उड़ान क्लासेज आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाएं और तैयारी अभी से शुरू करें, जिससे आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनने का जो आपका सपना है वो पूरा हो जाए। तो विद्यार्थियों, आज अपन एक नए टॉपिक के साथ में शुरुआत कर रहे हैं जो आपका एग्जामिनेशन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर 101% एक नया क्वेश्चन बनता है और इसी के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चों की कंफ्यूजन होती है, वो है खरपतवारनाशी रसायन। खरपतवारनाशी रसायन के अंदर बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि कौन सा रसायन किस समय प्रयोग करना है, कौन सा रसायन किस जगह प्रयोग करना है, पौधे के अंदर कहाँ पर अपन प्रयोग करेंगे तो वो खरपतवारनाशी इफेक्टिव होगा। तो अपन खरपतवारनाशी रसायनों के जो कंफ्यूजन है वो आज क्लास में क्लियर करेंगे। तो सर्वप्रथम अपन खरपतवारनाशी रसायनों का जो प्रयोग है वो अपन किस समय करते हैं वो एक चार्ट के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। तो खरपतवारनाशी रसायन प्रयोग का समय। तो विद्यार्थियों, आपको ये ध्यान रखना है कि खरपतवारनाशी रसायनों का प्रयोग किस किस समय करते हैं, चाहे आपका प्रैक्टिकली नॉलेज हो, चाहे थ्योरिकली हो, चाहे आपके कंपटीशन के हिसाब से हो। तो अपन को एक चार्ट अपन को याद रखना है। वो चार्ट इस प्रकार है। PPI, PE और POE। तो विद्यार्थियों, PPI का मतलब यह होता है प्री प्लांट इनकॉर्पोरेट, और PE का मतलब होता है प्री इमरजेंस। और POE का मतलब पोस्ट इमरजेंस। तो विद्यार्थियों, समय का जब नाम आता है खरपतवारनाशियों का, तो ये जो तीन नाम हैं आपको अच्छे से ध्यान होने चाहिए। अब अपन इनकी हिंदी में बात करें तो PPI का वो इंग्लिश वर्ड तो है प्री प्लांट इनकॉर्पोरेट, और हिंदी में बात करें अपन समय के आधार पर तो बुआई से पूर्व। इस कैटेगरी के जो भी खरपतवारनाशी आएंगे उनका प्रयोग करेंगे अपन बुआई से पूर्व, और जो PE जिसको प्री इमरजेंस के नाम से जानते हैं उनका प्रयोग करेंगे बुआई के बाद। और अंकुरण से पहले। इस कैटेगरी के अंदर जो भी खरपतवारनाशी आएंगे उनका प्रयोग हमेशा
फसल की बुआई कर देंगे और जब वो बीज जमीन के अंदर चला जाएगा और वो उगेगा नहीं, उससे पहले पहले अपन को इस कैटेगरी के खरपतवार नाशियों का प्रयोग करना है। इसके बाद अपन थर्ड पार्ट की बात करें, जिसको है अपन पोस्ट इमरजेंस बोलते हैं, इसका प्रयोग करते हैं अंकुरण के 30 से 35 दिन बाद। तो सर्वप्रथम आपको समय तो पता चल ही गया होगा कि अपन खरपतवारनाशी रसायनों का प्रयोग अपन 3 समय में कर सकते हैं। पहला समय यह होता है कि जब अपन खेत के अंदर किसी प्रकार की कोई बुआई नहीं करते हैं, कोई भी फसल है अपन खेत के अंदर नहीं उगाते, खाली खेत होता है, उस खाली खेत के अंदर जो अपन खरपतवारनाशियों का प्रयोग करेंगे, उन खरपतवारनाशियों को अपन बोलेंगे प्री प्लांट इनकॉर्पोरेट, या अपन हिंदी में बात करें तो बुआई से पूर्व प्रयोग करने वाली खरपतवारनाशी। तो उसके बाद में अपन इसकी बात करें तो जो अपन यदि फसल के बीजों को अपन ने खेत में बीज दिया है, बुआई कर दी है, लेकिन वो भी अंकुरित नहीं हुआ है, तो उस समय अपन को खरपतवारनाशी डालना है, तो अपन इस कैटेगरी के खरपतवारनाशी डालेंगे, उनको बोलते हैं अपन प्री इमरजेंस। उसके बाद में अपन को ध्यान रखना है कि यदि बीज अंकुरित हो चुके हैं तो अपन को कम से कम कितने दिन का अंतराल रखना है। जब फसल है वो 30 से 35 दिन की हो जाती है, उसके बाद ही अपन इस श्रेणी के अंदर आने वाले जो खरपतवारनाशी रसायन है उनका प्रयोग करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, तो पहली कैटेगरी के जो खरपतवारनाशी याद रखने हैं आपको, तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अपन को खरपतवारनाशियों के नाम याद रखना। तो हमको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक दे रहा हूं मैं आपको, जिससे आपको और आसानी हो जाएगी और इन खरपतवारनाशियों को याद करने के लिए। पहली ट्रिक है फेल। दूसरी ट्रिक है जिस कैटेगरी में आएगी वो है पार। और तीसरी ट्रिक है इसके अंदर आएगी पीडी। तो पहले अपन जो फेल इसको देखते हैं, तो आपको कैसे याद रखना है खरपतवारनाशियों को। देखो, पहला जो एफ आया है, एफ का मतलब फ्लूक्लोरेलिन। दूसरी रसायन है उसका नाम एलाक्लोर रख सकते हैं अपन। एलाक्लोर बन गया। एलाक्लोर से अपन डाइक्लोर भी बना सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको ये ध्यान रखना है कि जो पीपीआई प्री प्लांट इनकॉर्पोरेट जो खरपतवारनाशी है, वीडीसाइड है, वो फ्लूक्लोरेलिन, एलाक्लोर, डाइक्लोर ये रसायन है, वो पीपीआई कहलाते हैं, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेट कहलाते हैं। कैसे याद रखें? फेल से याद रखना है कि वो फेल कर देंगे। कोई भी पौधा आएगा उनके सामने, सबको ये क्या करने वाले हैं? फेल करने वाले हैं। तो अपन को ये 3 रसायन फेल के माध्यम से याद रख सकते हैं। उसके बाद बात करें अपन पीईटी, प्री इमरजेंस। प्री इमरजेंस का मतलब होता है कि आपको इन रसायनों को प्रयोग करना है बुआई के बाद और अंकुरण से पहले। अंकुरण से पहले, बुआई के बाद प्रयोग करेंगे तो कौन से रसायन है? पास, ये अपने पास में ट्रिक है। पास में पहला जो पी है, उस पी से बनेगा पेंडिमेथिलिन। दूसरा रसायन बनेगा अपना, वो है एट्राजिन। और तीसरा रसायन एट्राजिन ए से बना है और एस से बनेगा सीमाजिन। तो विद्यार्थियों, आपको साथ साथ में फसलों का भी ध्यान रखना है कि फ्लूक्लोरेलिन, जितनी भी दलहनी फसलें हैं या तिलहनी फसलें हैं, उसके अंदर फ्लूक्लोरेलिन और पेंडिमेथिलिन का प्रयोग करते हैं। ज्यादातर दलहनी फसलों में पेंडिमेथिलिन का प्रयोग करते हैं, लेकिन पेंडिमेथिलिन का प्रयोग कब करना है ये आपको ध्यान रखना है। कब करना है? बुआई के बाद, अंकुरण से पहले। तो
किसान को ये चीजें पता नहीं होती है, तो कई बार लैक ऑफ कम्युनिकेशन, नॉलेज के अभाव में क्या कर पाता है, वो ऐसी दवाइयां उठा लेता है और खड़ी फसल में डाल देता है, जिससे फसलों को नुकसान हो जाता है। तो अपन को ध्यान रखना है कंपटीशन के हिसाब से भी, प्रैक्टिकल के हिसाब से भी और थ्योरी के हिसाब से भी, कि भाई अपनी फसल है, बीज दी है, अभी अंकुरण नहीं हुआ है और दाल वाली फसल है, तो अपन पेंडिमेथिलिन यूज कर सकते हैं चारा जलाने के लिए। यदि बाजरा है, जवार है, गवार है, मक्का है, गवार में नहीं, बाजरा, जवार और मक्का, उसके अंदर अपन को प्रयोग करना है खरपतवारनाशी रसायन का, तो एट्राजिन या सीमाजिन का प्रयोग कर सकते हैं। बाजरा, जवार, मक्का, इन 3 फसलों के अंदर एट्राजिन सीमाजिन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एट्राजिन सीमाजिन का प्रयोग करेंगे कब कब करेंगे अपन इनका प्रयोग? बुआई के बाद और अंकुरण से पहले। और यदि अपन को खेत खाली है और दलहनी फसल लेनी है तो कौन सा प्रयोग करेंगे? फ्लूक्लोरिलीन। अदर फसल है तो एलाक्लोर या डाइक्लोर प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में बात करें अपन पोस्ट इमरजेंस की। पोस्ट इमरजेंस का मतलब है अंकुरण के बाद इन खरपतवारनाशियों का प्रयोग करना है। अंकुरण के बाद में खरपतवारनाशियों का प्रयोग करना है तो कौन सी ट्रिक ध्यान रखना है? पीडी। पीडी से पहला जो शब्द बनेगा वो है पी से पैराक्वाड, दूसरा डी से डाइक्वाड, फिर डी से अपन तीसरा बना सकते हैं 2,4-D, और चौथा रसायन है आइसोप्रोटोयूरोन, पांचवा रसायन है सल्फ्यूसल्फ्यूरॉन, और छठा रसायन है वो है ग्लाइकोसेट। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो रसायन है जो खरपतवार को जलाने के लिए यूज में लेते हैं, इसका अपन को समय ध्यान रखना है। समय 3 समय है। कौन कौन से समय? एक तो खाली खेत में जिसको अपन पीपीआई बोलते हैं, एक अंकुरण कर दिया, बीजारी कर दी आपने, बीजों को खेत में डाल दिया है और अंकुरण नहीं हुआ है, तो उस समय अपन काम में लेंगे खरपतवारनाशी, वो कहलाएंगे प्री इमरजेंस वाले पीई, और वो है ये 3। यदि आपकी फसल या बीजों का अंकुरण हो चुका है, एक खड़ी फसल है, उसमें अपन को प्रयोग करना है, तो सबसे पहले समय का ध्यान रखना है। वो फसल है 30 से 35 दिन की हो चुकी हो, तभी अपन को इस कैटेगरी के खरपतवारनाशियों का प्रयोग करेंगे। और वो कौन कौन से, जिसमें से इन 2 का ध्यान रखना है, जो अभी क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। ये 2 डाइक्वाड, पैराक्वाड और एक ग्लाइफोसेट, ये कभी भी फसलों के अंदर नहीं डालते हैं। ये बंजर भूमि है या फिर कोई चारागाह है, या फिर कोई रेलवे स्टेशन बंदरगाह के पास में या रोड है, उसके आसपास में सभी वनस्पतियों को जलाने के लिए डाइक्वाड, पैराक्वाड या ग्लाइफोसेट का प्रयोग करते हैं। ये फसलों में प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये इस खरपतवारनाशी से के संपर्क में जो भी पौधा आएगा, जो भी फसल आएगी, उस सबको जला देगा। तो इसलिए अपन डाइक्वाड, पैराक्वाड और ग्लाइफोसेट फसलों में यूज नहीं करेंगे। फसलों के लिए अपन 2,4-D है, आइसोप्रोटोयूरोन है, सल्फ्यूसल्फ्यूरॉन है, ये खरपतवारनाशियों का प्रयोग करेंगे, जिससे जैसे एक इमीडा थापर भी है, जिसका प्रयोग अपन मूंग की फसल के अंदर चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार है, उसको जलाने के लिए काम में लेते हैं। तो इसी प्रकार ये आपका वर्गीकरण था खरपतवारों का समय के आधार पर। अब अपन वर्गीकरण करने वाले हैं खरपतवार नाशी का वर्गीकरण करेंगे यहाँ पे। खरपतवारनाशी
रसायनों का वर्गीकरण। खरपतवारनाशी रसायनों का वर्गीकरण अपन 3 आधार पर कर सकते हैं। पहला आधार है वर्णनात्मक, अवर्णनात्मक खरपतवारनाशी। वर्णनात्मक, अवर्णनात्मक खरपतवारनाशी। दूसरा आधार अपन मान सकते हैं मृदा सक्रिय और पत्र सक्रिय खरपतवारनाशी। तीसरा आधार मान सकते हैं अपन संपर्क या स्थानांतरित खरपतवारनाशी। तो विद्यार्थियों, आपको ये ध्यान रखना है तो प्रिय विद्यार्थियों, खरपतवारनाशी रसायनों का जो वर्गीकरण है वो अपन 3 आधार पर कर सकते हैं। पहला आधार क्या था? वर्णनात्मक, अवर्णनात्मक शाकनाशी। वर्णनात्मक का मतलब सेलेक्टिव और अवर्णनात्मक का मतलब नॉन सेलेक्टिव। तो जो अपन ने जो समय के आधार पर खरपतवारनाशियों का जो वर्गीकरण किया है, उन खरपतवारनाशियों को, जैसे ये देखो खरपतवारनाशी, ये जो खरपतवारनाशी है फ्लूक्लोरीन, एलाक्लोर, डाइक्लोर या पेंडामेथिलीन, हेट्राजीन, सीमाजीन, डाइक्वाड, पैराक्वाड, ये सारे के सारे खरपतवारनाशी अपने इसमें काम आने वाले हैं वर्णनात्मक, अवर्णनात्मक। तो वर्णनात्मक, अवर्णनात्मक शाकनाशी बोले अपन तो सेलेक्टिव बोल सकते हैं इसको, नॉन सेलेक्टिव। मृदा सक्रिय का मतलब सॉइल एक्टिव होते हैं। ये शाकनाशी जो भी है वो सारे जमीन के ऊपर एक्टिव होंगे, मिट्टी के अंदर एक्टिव होंगे, इसका असर पौधों पर नहीं होगा। और जो पत्र सक्रिय है, इन शाकनाशियों का असर पौधों के ऊपर होगा, पत्तियों के ऊपर होगा, पौधे को जलाएगा। और ये शाकनाशी मृदा के अंदर जितने भी बीज है या मृदा के अंदर जो तने हैं या मृदा के अंदर जो पौधे हैं उनको जलाएगा या बीजों को जलाएगा, वो मृदा सक्रिय के अंदर आएगी। उसके बाद में संपर्क और स्थानांतरित। संपर्क का मतलब इस संपर्क कैटेगरी के जो हर्बिसाइड होते हैं, रसायन होते हैं, वो जैसे ही पौधे के कांटेक्ट करेंगे, जिस भाग पर कांटेक्ट करेंगे, जिस भाग पर टच होंगे, वो भाग जल जाएगा। और स्थानांतरित का मतलब ये है कि वो पहले पौधे के शरीर के अंदर जाएंगे और पौधे के शरीर के अंदर जाने के बाद में वो जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है पौधे के अंदर की, जाइलम फ्लोएम के माध्यम से, और उनके बीच में एक दीवार या एक परत के रूप में वो जम जाएंगे, जिससे पौधे का भोजन या पानी का आदान प्रदान है वो रुक जाएगा। वो कौन सी कैटेगरी के होंगे? स्थानांतरित कैटेगरी के। तो इन तीनों को अपन एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन वर्णनात्मक, अवर्णनात्मक देखें, सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव। पहला आधार था वर्णनात्मक या अवर्णनात्मक। शाकनाशी। वर्णनात्मक, अवर्णनात्मक को जब अपन इंग्लिश में बात करें तो सेलेक्टिव। और अवर्णनात्मक का मतलब है नॉन सेलेक्टिव। सेलेक्टिव का मतलब यह है जैसे यहां पर गेहूं का पौधा है,
और इस गेहूं के पौधे के पास में यहां पर बथुआ उगा हुआ है। इस कैटेगरी के अंदर जो सेलेक्टिव वर्णात्मक शाकनाशी है उसको सेलेक्ट करना है कि कौन से पौधे को जलाना है, कौन से पौधे को जीवित रखना है। तो सेलेक्टिव कैटेगरी के अंदर आती है वो खरपतवार का सिलेक्शन कर लेती है, केवल खरपतवार को ही जलाती है और जो मुख्य फसल का पौधा होता है उसके ऊपर किसी प्रकार का असर नहीं होता है। जैसे सेलेक्टिव की बात करें तो 2,4-D, आइसोप्रोटोयूरोन, सल्फ्यूसल्फ्यूरॉन, एट्राजीन, सीमाजीन। तो आपको समझ में आया होगा कि वह रसायन जो केवल खरपतवार को जलाती है वो खरपतवारनाशी सेलेक्टिव होते हैं। सेलेक्टिव का मतलब वो सिलेक्शन कर लेते हैं कि कौन सा चारा है और कौन सा मुख्य पौधा है, तो मुख्य पौधे को छोड़ देते हैं और खरपतवार को जला देते हैं। जैसे एक रसायन है मूंग के अंदर पर प्रयोग करते हैं, इमिजाथापर। इमिजाथापर क्या करता है कि जो मूंग के पौधे के अलावा जितने भी चारा होता है सब कुछ जला देता है, तो वो सेलेक्टिव हो गया। नॉन सेलेक्टिव का मतलब ये होता है अपन फसल के अंदर नॉन सेलेक्टिव का प्रयोग कभी नहीं कर सकते हैं। कौन कौन से नॉन सेलेक्टिव, उसमें जैसे मान लो पहला है डाइक्वाट, और दूसरा है पैराक्वाट। इन रसायनों का कभी भी भूल से अपन मुख्य फसल में प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये नॉन सेलेक्टिव है, अवर्णात्मक है। ये किसी भी फसल और खरपतवार में अंतर नहीं करेंगे। जिस पौधे के ऊपर ये गिर गए वो फसल है या पौधा है वो जल जाएगा। जैसे ये गेहूं का हो, चाहे मूंग का पौधा हो, चाहे दूब घास हो, चाहे किसी भी अन्य फसल का पौधा हो या कोई भी घास फूस हो, सबको ये रसायन इनके ऊपर गिर गए तो सभी को एक साथ जला देंगे। इस कैटेगरी के जो रसायन हैं वो किसी प्रकार का सिलेक्शन नहीं करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं नॉन सेलेक्टिव। तो सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव यदि एग्जामिनेशन में आ गया तो अपन को ध्यान रखना है वे रसायन जो केवल खरपतवार को जलाते हैं वो सेलेक्टिव है या वर्णात्मक है, वो कौन कौन से हैं। तो इनको याद रखना कि डाइक्वाट, पैराक्वाट को याद रख लेना। बाकी जो भी रसायन बचे हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सेलेक्टिव हो जाएंगे। नॉन सेलेक्टिव में डाइक्वाट, पैराक्वाट का ध्यान रखना है, ये किसी भी पौधे का सिलेक्शन नहीं करते हैं, सबको एक साथ जला देते हैं। तो पहला वर्गीकरण आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा वर्गीकरण देखते हैं, वो है आपके मर्दा सक्रिय, पत्र सक्रिय। मर्दा सक्रिय, पत्र सक्रिय को जब अपन इंग्लिश में बात करें तो ये सोइल में एक्टिव रहते हैं और ये फोलियर एक्टिव रहते हैं। सोइल एक्टिव, फोलियर एक्टिव का मतलब यह है कि ये जो रसायन हैं ये अपनी मृदा के अंदर एक्टिव रहने वाले हैं, मिट्टी के अंदर एक्टिव रहने वाले हैं। और मिट्टी के अंदर एक्टिव रहने वाले वह सारे रसायन हैं जो अपन अंकुरण से पूर्व प्रयोग करते हैं। तो पहला जो आपने खरपतवार नाशी रसायनों का जो समय के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा था, ये देखो, ये सारे रसायन हैं जिसका प्रयोग अपन फसल उगने से पहले करते हैं।
तो इसका मतलब ये रसायन सारे के सारे मर्दा के अंदर एक्टिव रहने वाले हैं। तो जो फेल और पास जो अपनी ट्रिक थी वो सारे के सारे सॉइल एक्टिव हैं। मर्दा सक्रिय खरपतवारनाशी रसायन है, ध्यान रखना, फेल पास वाले। और ये सारे के सारे कौन से होंगे? ये पत्र सक्रिय वाले होंगे। तो आपको एक वर्गीकरण पहले ही डायग्राम से याद हो गया कि जो मर्दा सक्रिय हैं वो पीपीआई और पीई वाले हैं, और जो फोलियर है, जो पत्र सक्रिय है, वो सारे के सारे पोस्ट इमर्जेंस वाले हैं। तो ये सारे रसायन आपको एक साथ वहां पे ध्यान रखना है, यहां पर। तो ये फेल पास वाले अपन यहां पर ट्रिक ध्यान रख सकते हैं। फेल और पास वाले जितने भी हैं वो सारे के सारे मर्दा सक्रिय होंगे। वो कौन कौन से? फ्लूक्लोरिलीन, एलाक्लोर, तीसरा डाइक्लोर, पेंडिमेथिलीन, एट्राजीन, सीमाजीन। ये सारे के सारे रसायन हैं वो कौन से होंगे? मर्दा सक्रिय, सॉइल एक्टिव। और ये अपन ने जब समय के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा था रसायनों का, तब अपन ने अच्छे से देखा था, क्योंकि इनका प्रयोग हमेशा अंकुरण से पूर्व करते हैं। तो जाहिर सी बात है, सीधा सा ये मर्दा में एक्टिव रहने वाले हैं। अब जो फोलियर एक्टिव है, जो पत्तियों के ऊपर एक्टिव रहते हैं, जिसका मर्दा से कोई लेना देना नहीं है, उसका लेना देना केवल प्लांट से है। तो प्लांट के अंदर जो भी अपन पोस्ट इमर्जेंस में प्रयोग करते हैं रसायन, जैसे 2,4-D है, और आइसोप्रोटोयूरोन है, और सल्फ्यूसल्फ्यूरोन है, डाइक्वाट है, पेराक्वाट है, इमीजाथावर है, ये सारे के सारे रसायन हैं वो पत्र सक्रिय हैं। तो विद्यार्थियों, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मर्दा सक्रिय कौन से होंगे, फोलियर सक्रिय कौन से होंगे। तो आपने यदि समय के आधार वाला जो चार्ट याद कर लिया, तो सारे के सारे रसायन वहीं पर घूम रहे हैं बार बार। तो आपको इसी प्रकार याद रखना है कि मर्दा सक्रिय कौन से हो गए और फोलियर एक्टिव कौन से हो गए। इसके बाद में अपन अगला वर्गीकरण पढ़े तो है संपर्क। संपर्क शाकनाशी और स्थानांतरित शाकनाशी। संपर्क शाकनाशी, स्थानांतरित शाकनाशी का मतलब, संपर्क का मतलब हो गया कांटेक्ट, और स्थानांतरित का मतलब ट्रांसलोकेट। संपर्क शाकनाशी के अंदर दो प्रकार के आते हैं शाकनाशी, कौन कौन से हैं? तीसरा और ग्लाइफोसेट ले लो। यह है आपके डाइक्वाट, पेराक्वाट, ग्लाइफोसेट। ये शाकनाशी क्या करते हैं? पौधे के जिस भाग पर पत्ती पर लग गया तो पत्ती जल जाएगी, तने पे लग गया तना जल जाएगा। जहां जहां पर ये शाकनाशी पौधे के संपर्क में आया है, वो पौधे का भाग है वो जल जाएगा, वो आगे अपना वृद्धि नहीं कर पाएगा, ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो अपन को एग्जामिनेशन के हिसाब से ध्यान रखना है संपर्क में कौन से? डाइक्वाट, पेराक्वाट। और ये भी आपको पता है अवर्णनात्मक भी कौन से? डाइक्वाट, पेराक्वाट। इसके अलावा जितने भी रसायन बचते हैं वो स्थानांतरित हैं। स्थानांतरित में जैसे वही 2,4-D, दूसरा आइसोप्रोटोयूरोन,
सल्फोसल्फ्यूरॉन और इमिडाथापर। इस प्रकार ये रसायन है जो ट्रांसलोकेट है और ये क्या करते हैं, प्लांट के अंदर जाते हैं और प्लांट के अंदर जो जाइलम फ्लोएम है जिसके माध्यम से भोजन है ऊपर से नीचे की ओर आता है, पानी है वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, उन दोनों के बीच में एक अवरोध पैदा कर देता है। ये रसायन है वो पौधे के जो जाइलम फ्लोएम है उसके मध्य एक अवरोध उत्पन्न कर देता है, एक परत बना लेता है जिससे भोजन का स्थानांतरण नहीं हो पाता है और पानी का भी स्थानांतरण नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, पौधा धीरे धीरे पूरा का पूरा सूख जाता है और सूखने के कारण वो पौधा नष्ट हो जाता है और मुख्य फसल है वो अपनी जीवित रहती है। तो ये जो वर्गीकरण था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 101% निकलता है। तो अपन ने समय के आधार पर शाकनाशियों का वर्गीकरण किया और उसके बाद में शाकनाशियों का खुद का वर्गीकरण किया कि वो किस किस प्रकार से अलग अलग प्रयोग में आ सकते हैं। जैसे अपन ने वर्णनात्मक पढ़ा है, सेलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव, मर्दा सक्रिय और पत्र सक्रिय पढ़ा है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा है संपर्क और स्थानांतरित। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी विद्यार्थियों को ये क्लास समझ में आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ में शेयर करें और न्यू उड़ान क्लासेज के साथ में जुड़कर इसका फायदा उठाएं। तो अपन आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।